हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। और अब हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी एंड बैंकिंग के अंदर हमने जो आज करंट अफेयर्स देखने हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल करेंसी। तो नॉर्वे का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वो डिजिटल करेंसी को प्रमोट कर रहा है, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इंडिया के अंदर एचडीएफसी ने ई बैंक गारंटीज़ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज़ जो है उनको देना शुरू किया है। तो इसके बारे में जानेंगे क्या होती है ई बैंक गारंटी और इसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद आरबीआई ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिससे कि कार्ड के बिना भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हो डिफरेंट एटीएम से। इसके बारे में जानेंगे और एटीएम्स के कंसेप्ट को भी समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया पोस्ट के बारे में यानी कि भारतीय डाक के बारे में, जहाँ पे आपको एनईएफटी और आरटीजीएस की फैसिलिटी देने वाली है सरकार, जैसे कि आपको नॉर्मल बैंक्स में मिलती है। एंड लास्टली जानेंगे रुपे कार्ड्स के बारे में, जिसके अंदर फेज़ 2 जो है उसको लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्वे की, तो नॉर्वे का जो सेंट्रल बैंक है उसको नॉर्जिस बैंक कहा जाता है। और इसने एक नया सिस्टम चलाया है जो कि एक ओपन सोर्स कोड के ऊपर बेस्ड है, जो कि है CBDC सैंडबॉक्स। और ये इथीरियम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इथीरियम आपको पता है बिटकॉइंस का पार्ट है। इट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन नहीं है एग्जैक्टली। बिटकॉइन एक अलग क्रिप्टो करेंसी है, पर बिटकॉइन जैसा ही है। जैसे बिटकॉइन को गोल्ड बोला जाता है, गोल्ड के इक्विवेलेंट है। इथीरियम को ऑयल के इक्विवेलेंट जो है, क्रूड ऑयल के इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो ये CBDC आखिर है क्या? तो CBDC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी का। तो बेसिकली डिजिटल करेंसी जिसको आपके देश का सेंट्रल बैंक जो है बैकिंग दे रहा है। जैसे आपके पास अगर नोट है तो नोट को भी तो सेंट्रल बैंक ही मान्यता दे रहा है। तो इसी तरीके से जिसको सेंट्रल बैंक मान्यता दे रहा है डिजिटल मनी को, उसको हम CBDC बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। अगेन ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है आपकी? ब्लॉकचेन आपकी क्रिप्टो करेंसी वाला सेम जो है नेटवर्क है। और अगेन क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है तो इसमें ऑटोमेटिक लेजरिंग होती रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है। अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डाटा की बात करें तो 50% से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो CBDCs को बनाने में लगे हुए हैं। और नाइजीरिया और बहामास ने पूरी तरह से CBDCs यानी कि सेंट्रल बैंक की बैकिंग वाली डिजिटल करेंसीज को ऑलरेडी लॉन्च जो है वो कर दिया है। अब अगर हम बात करें इथीरियम को ही क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो इथीरियम जैसे मैंने आपको बताया एक किस्म से क्रूड ऑयल बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड का। तो इथीरियम यूज़ करके जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि क्रिएशन, ट्रांसफ़र और डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी के लिए चाहिए होता है, वो सारा का सारा इथीरियम के थ्रू जो है वो मिल जाता है। तो अगेन बिटकॉइन जैसा कि कहा जा रहा था कि एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है, तो वो रेवोल्यूशन हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है अगर इस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि हम आजकल डिजिटल इंडिया की बहुत बात करते हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा डिजिटल रेवोल्यूशन भी लाया है, तो हम भी अपना कोई डिजिटल रुपये जो है वो भी लॉन्च करें। ऐसा भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अच्छा, जो ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स का क्या फ़ायदा है? ओपन बॉक्स वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको गिटहब पे मिल जाती हैं, तो कोई भी बंदा उसको इम्प्रूव कर सकता है, देख सकता है, यूज़ कर सकता है। तो वो ओपन सोर्स होने के कारण जो है बेसिकली सभी लोगों को उसमें कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिलता है। ये नहीं कि वो किसी कंपनी का ही मोहताज है कि उस कंपनी की प्रोप्राइटरी चीज़ है तो आप उसमें कोई और अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एज ऑफ नाउ वो सबको नहीं दिया गया, क्योंकि वो ओपन सोर्स कोड बेशक है लेकिन वो अभी एक्सेसिबिलिटी उसकी कम है और वो ओपन टू पब्लिक अभी नहीं किया गया है। सो दिस वॉज इट फॉर CBDC। तो आपको CBDC याद रखना है, बेसिकली इट इज़ अ डिजिटल करेंसी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमने ई बैंक गारंटीज़, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज़ जो हैं वो स्टार्ट की हैं। और इंडिया के अंदर सबसे पहले शुरू करने वाला है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने ई बैंक गारंटीज़ निकाली हैं और ये किसके साथ कोलैबोरेशन में है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, NESL। तो NESL के साथ मिलके ये जो बैंक गारंटीज़ हैं इनको ई वे में करने की कोशिश की जा रही है। इससे कहा जा रहा है कि पेपर बेस्ड टाइम जो है वो आपका बच जाएगा, जो कि 5-6 दिन का काम होता था वो आपका इनिशियली हो जाएगा। कोरियर का खर्चा भी बचेगा, तो इसमें कॉस्ट रिडक्शन भी होगा और बेनिफिशियरी को भी डायरेक्टली जो है फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं NESL की, तो NESL बेसिकली क्या है? NESL इंडिया का इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। और ये IBBI
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ जो है रजिस्टर्ड है। और ये सारे के सारे जो क्रेडिट लेंडिंग बैंक्स हैं, मतलब कि वो बैंक्स जो लोन देते हैं, उन्होंने मिल करके यूनियन गवर्नमेंट की कंपनी की तरह जो है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी की तरह बनाया था। तो इसीलिए ये IBBI के साथ जो है रजिस्टर्ड है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर ये फॉल करेगा अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करें। इसका जो काम है बेसिकली वो है कि आप रिपोजिटरी की तरह रहो, लीगल एविडेंस क्रिएट करो, जितना भी डेट या जितना भी क्लेम है कोई भी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो दे रहा है, तो डेट वेरिफिकेशन का इसका जो आप कह सकते हो मेन जो है काम वो किया जाएगा। अब अगर हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो इससे एक तो डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पेपर वर्क कम हो जाएगा, पोस्टेज, स्टैंपिंग, वो सारे चार्जेस कम हो जाएंगे। तो एक तो पुश मिलेगा, दूसरा टाइम की वेस्टेज जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। एंड अगेन डिजिटल इंडिया को इससे पुश भी हमें देखने को मिलेगा। सो अगेन इसके अंदर आपको याद रखना है, एक तो फर्स्ट टाइम किसने किया, HDFC ने किया। क्या किया है कि ई बैंक गारंटी किसके थ्रू करी है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के थ्रू। ये है क्या, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जिसके अंदर सारे जो लेंडिंग बैंक्स हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। और ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, IBBI के अंदर, यानी कि आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ ये रजिस्टर्ड है। और ये फॉल किसके अंदर करेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर ही ये फॉल करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, RBI ने सभी बैंक्स को कहा है और सभी ATMs को कहा है कि आप अपने कस्टमर्स को कार्डलेस कैश की फैसिलिटी दो। यानी कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तब भी आप ATM से कैश निकलवा सकें। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट आ जाती है कि वाइट लेबल ATMs को भी ये डायरेक्शंस दी गई हैं। वाइट लेबल ATMs क्या होते हैं, ये UPSC एक बार पूछ भी चुका है आपसे MCQs में, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखेंगे तो ये मैंने कराया भी हुआ था। तो वाइट लेबल ATMs वो ATMs होते हैं जो कोई भी बैंक ओन नहीं करता, सो दे आर नॉन बैंकिंग। हो सकता है कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी ओन करती हो, पर बैंक ओन नहीं करता। तो अब ये जो डायरेक्शन है RBI की, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल, चाहे आप बैंकिंग वाले ATM हो चाहे आप नॉन बैंकिंग वाले ATM हो, सभी को ये कैशलेस कैश विड्रॉल ICCW जो फैसिलिटी है वो देना पड़ेगा। आई मीन्स इंटर ऑपरेटेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी। इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा क्योंकि इससे UPI की ट्रांजैक्शंस और बढ़ जाएंगी। मतलब कि जैसे आप UPI से पेमेंट करते हो ऐसे ही आप UPI से कैश भी निकलवा पाओगे। UPI क्या है, UPI है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसको किसने बनाया था, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। तो UPI की इंटीग्रेशन अब ATM नेटवर्क के साथ भी कर दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं तो ये ऑलरेडी कुछ बैंक्स ने जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो HDFC, ICICI बैंक्स जो हैं इन्होंने इस फैसिलिटी को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि जो कार्ड कॉपी या कार्ड क्लोनिंग हो जाती थी वो सारी की सारी बंद हो जाएगी। एंड देखा जाए तो आपको फिजिकल क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स को कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। अब अगेन बैंक्स का बहुत सारा काम फिजिकल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से चलता है, तो बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी कॉस्ट कटिंग तो ज़रूर हो रही है, कार्ड इशू करना, उसे मेंटेन करना एंड संभालना, सो ऑन। बट लॉन्ग रन के अंदर देखें तो अगर आपका फ़ोन बंद हो जाता है या आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी इशूज़ हैं या कोई और इशूज़ हैं तो आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल ये फिज़िकल जो कार्ड्स हैं उसको तो कहीं से भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो सिस्टम क्या है, तो सिस्टम वही है कि आपका QR कोड, जैसे आप पेटीएम से पेमेंट करते हो किसी दुकान पे, वैसे ही आपका QR कोड आ जाएगा। QR कोड को आप स्कैन करोगे, आप अपने UPI ऐप से भीम हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, जो भी आप यूज़ करते हो उससे आप पे करोगे और ATM से आपका कैश जो है वो बाहर आ जाएगा। तो सेम सिस्टम के अंदर आपका सिस्टम जो है वो चलेगा। तो ये भी माना जा रहा है कि जिन लोगों को पहले ATM चलाने में डिफ़िकल्टी आती थी, इसके बाद उनको ATM चलाना और आसान हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि UPI इतना स्मूथ है कि छोटे से छोटा दुकानदार या इवन हॉकर्स जो हैं, रेडी वाले जो हैं, वो भी उसे यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन ATM वो सब यूज़ नहीं कर पा रहे थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की खबर है, इकोनॉमी से रिलेटेड है कि NEFT और RTGS फैसिलिटीज़ जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को भी दी जाएगी। तो फुल फ्लेज्ड बैंकिंग एटमॉस्फेयर जो है अब पोस्ट ऑफिस में आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले आपको सिर्फ चेक्स वगैरह काटने की फैसिलिटी होती थी, FD कराने की फैसिलिटी थी। अब उसके बाद हमने देखा कि जनधन के साथ इसको जोड़ा गया, फिर हमने देखा इसको डिजिटाइज़ किया गया, ठीक है, पेमेंट्स बैंक बनाया गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और अब हमें देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर NEFT और RTGS वाली जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी ऐड करी जा रही हैं, और ये फैसिलिटीज़ जो हैं ऑलरेडी जो है चालू हो चुकी हैं लोगों के लिए।
और इससे इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा सभी लोगों के लिए। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों के अंदर ही आपका 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रॉक्सीमेटली पैसा जो है वो दिया या लिया जा सकता है। और NEFT के अंदर तो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और IMPS जो है वो तो इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होता है तो वो और भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रिड्यूस होता रहता है अमाउंट। तो IMPS के अंदर जितना अमाउंट होगा NEFT के अंदर उससे ज़्यादा अमाउंट होगा, और RTGS के अंदर आप अनलिमिटेड अमाउंट जो है वो कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बैंक एंड डिपेंडिंग ऑन आप कौन से रिलेशनशिप में हैं। जैसे कि हाई नेट वेल्थ रिलेशनशिप्स अलग होती है बैंक्स की, तो उस हिसाब से जो है आप ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं, और चार्जेस उस हिसाब से लगते हैं। अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और इसमें IFSC कोड जो पहले नहीं होता था वो भी जनरेट कर दिया गया है। तो अब सभी बैंक्स को जो है IFSC कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अगेन ये एक 11 डिजिट कोड होगा, 11 डिजिट कोड, जो कि कुछ इस तरह से होगा IPOS, उसके बाद फिर कई सारे जीरोस, फिर DOP या 0001, इस तरह से ये एंड करेगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस न्यूज़। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रुपए हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूव कर रहा है। अब हमने देखा कि इसकी इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी रिकॉग्नाइजेशन बढ़ने लगी है, और हमने डाइनर्स क्लब एक्सेट्रा के साथ भी जो है पार्टनरशिप्स करी हैं ताकि रुपए कार्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज़ हो सकें अलग अलग कंट्रीज़ में। तो अब जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की हमारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि हम सेकेंड फेज़ में लेके जाना चाहते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड्स को, और NPCI इसमें हमारी हेल्प करेगा। तो अगेन NPCI के साथ मिल करके रुपए क्रेडिट कार्ड्स को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो रुपए क्रेडिट कार्ड्स अब क्या नया बेनिफिट देंगे इनको? एक तो डिजिटल पेमेंट्स आपको किसी भी टाइम मिल जाएंगी। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स का बेसिक फीचर क्या है कि आपको 40 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल जाता है। तो आपका वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अगर आप रुपए कार्ड लेते हो तो आपको 50 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाएगा। तो 50 डेज़ आपने जो भी पैसा यूज़ किया आपको ऊपर उसको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। उसके बाद आपकी ड्यू डेट आ जाएगी, बिल आ जाएगा, देन यू हैव टू पे। उसके बाद अगर हम देखें तो अगेन इसके अंदर आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे, जो बेसिक चार्जेस है वही होंगे, और वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। एज ऑफ नाउ 4 बैंक्स के साथ पार्टनरशिप है, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है ये बेसिकली, और इसके अंदर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को। तो ये भी हमारे ग्लोबल फुटप्रिंट का असर देखने को मिलता है। उसके बाद आपका आ गया HDFC बैंक, जो कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भी है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हमने GS3 के अंदर किया हुआ, इकोनॉमी के अंदर बेसिक हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है, और 2 हमारे सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, HDFC एंड ICI, और सरकारी से आपका SBI। तो अगेन यहाँ से आपको बेसिक प्रीलिम रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं कि रुपए कार्ड किसने बनाया। तो रुपए हमें पता है, अभी हमने रिवाइज भी किया था, NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो कौन से हो सकते हैं रुपए के अंदर? अब पहले सिर्फ डेबिट होते थे, फिर प्रीपेड कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स भी आ गए, और अब गवर्नमेंट स्कीम कार्ड्स भी आ गए, और ये वन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। इसके अंदर जैसे कि आपके रुपए के मुद्रा कार्ड्स आ गए, किसान क्रेडिट कार्ड्स आ गए, प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्ड्स आ गए, एंड सो ऑन। So this was it for our GS3 topic. So this was it for this topic. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारा कुछ वीकली जो है वो रिवाइज हो गया होगा। इसके अलावा आज ही हम आपको वीकली जो साइंस एंड टेक में चल रहा है एंड जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पोर्शन है उसको भी हम करवाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप UPSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो अनअकैडमी का GS सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों ही आप ले सकते हैं। आपको इसमें डिफरेंट तरह के प्लान्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आइकॉनिक में आपको लाइव 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं ANI7 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आप स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिससे कि आई विल बी योर पर्सनल मेंटोर। जो भी आपको अनअकैडमी की जर्नी है उसके अंदर या आप कोई डाउट्स हो तो वो भी मैं आपके क्लियर करवा पाऊंगा। So this was it for this video, and stay tuned for weekly current affairs on economy and weekly current affairs on science and tech and environment. Thank you for watching this video. Have a nice day.